ना जाने हिमाचल को क्या हो गया है। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, उस मुद्दे के भीतर दर्द तो अथाह है, लेकिन इलाज कोई नजर नहीं आता। आज हिमाचल को हो क्या गया है, ये सवाल करने से पहले कुछ वजहें हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। क्योंकि हिमाचल में आज है क्या, सबसे बड़ी बात हो क्या रहा है। कर्मचारी जो जॉब में लगे हैं वो अपने हक के लिए चीख रहे हैं। जिन बेरोजगारों की फौज मैदान में खड़ी है, जिन बेरोजगारों ने पेपर्स दिए थे वो अपने रिजल्ट्स के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए चीख रहे हैं। और कुछ बेरोजगार ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट्स निकल गए, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट्स का जो इंतजार है वो करना पड़ रहा है और वो उसके लिए चीखो पुकार कर रहे हैं। और एक तीसरा पक्ष वो भी है जिसका दर्द का कोई था ही नहीं है, और वो बेरोजगार युवा वो हैं जिन्हें अभी तक पिछले 2 साल से नए एग्जाम में अपीयर होने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले 2 दिन से एक बार फिर पत्रकारों के मोबाइल्स पर मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ तो छोड़िए, अब सुनामी आने वाले जैसे हालात हैं वो बन चुके हैं। आखिर इन बेरोजगारों का जो दर्द है उससे सुन कौन रहा है। जो विधानसभा में 68 लोग बिठाए हैं बीजेपी और कांग्रेस के, क्या वो लोग सुन रहे हैं? या फिर हकीकत में तो ये है कि इन लोगों का दर्द या तो ये खुद झेल रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं, या फिर इनके परिजन, या फिर इनके माता पिता, और तीसरे चौथे नंबर पर शायद उस मीडिया का नंबर आ रहा है इस दर्द को साझा करने के लिए, जो कायदे से बहुत ज़्यादा मसलों में इनके हकों के लिए आवाज़ उठाने में असफल साबित होता चला आ रहा है। अब उस मैसेज का मजमून क्या है जो पिछले 2 दिन से ट्रैवल कर रहा है, वो भी सुन लीजिए। और उसको सुनने से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आगामी 25 अगस्त को, ये रविवार के दिन जो बैठक सरकार ने रखी है, ये जो मैसेज है ये उसी बैठक के संदर्भ में है। एक दौर हुआ करता था जब किसी भी बैठक में कुछ एक अहम मुद्दों पर बात होती थी, उसके लिए क्यास लगते थे, और नो डाउट कि उस जमाने में भी यही रहता था कि कैबिनेट के एजेंडे क्या होंगे। लेकिन इस बार हमेशा की तरह सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो बेरोजगारी है, और इस पर बहुत कम फैसले होते हैं। और जब फैसले होते हैं या उनके ऊपर कोई कैबिनेट का फैसला आता है तो वो इम्प्लीमेंट होता हुआ कई महीनों तक नजर नहीं आता है। शायद यही वजह है कि अब हर कैबिनेट से पहले युवाओं ने शोर करने शुरू कर दिया। जरा इस जो मैसेज है इसमें लिखा क्या है, जरा ये सुन लीजिए। कि आपसे निवेदन है कि आप राजकीय चयन आयोग से पेपर को शुरू कराने के लिए 25 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक के सामने इस मामले को उठाएं कि जो फॉर्म हमने सितंबर 2022 में भरने थे उनके पेपरों का शेड्यूल जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, और जो भर्तियां कैबिनेट के पिछले 2 सालों में अप्रूवल करके रखी हैं उनका विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जब तक राजकीय चयन आयोग को ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली संस्था नहीं मिल जाती है तब तक ऑफलाइन पेपर लेना शुरू कर दो, क्योंकि प्रदेश के लाखों युवाओं की आयु निकली जा रही है और वह प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपसे विनती है, आप इस मामले को सरकार के सामने जल्द से जल्द उठाएं। हमको पूरा विश्वास है कि आप हमेशा युवाओं के मामले को उठाते हैं और हमारे इस मामले को भी सरकार के समक्ष उठाएंगे। प्रदेश का बेरोजगार युवा आपका हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। समस्त हिमाचल बेरोजगार युवा, समस्त बेरोजगार हिमाचली युवा। इससे बड़ा तमगा, चाहे उसे आप बेहयाई का कह लीजिए या फिर ढीठपने का कह लीजिए, क्या होगा। जिस प्रदेश का युवा चीख रहा है कि हमें नौकरियां दी जाएं, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो लगातार ये कह रहा है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या डिप्रेशन सिर्फ अफसरों और नेताओं के लिए होता है? आम आदमी के लिए कोई डिप्रेशन नहीं होता होगा? क्या कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें पूरी एक रोजगार की वजह से पूरे समाज में टूटने के हालात तक बन चुके हैं? समाज की जो धारणाएं हैं उनके बीच में बिखराव, उनके बीच में दरारें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सोचे कौन, क्योंकि हर तरफ जो शोर है वो यही है
कि हम सबसे बेहतरीन हैं, कांग्रेस कहेगी कि हमसे बेहतरीन कोई नहीं, भाजपा कहेगी कि हमसे बेहतरीन कोई नहीं, और ले देकर दोनों ये कहते हुए नजर आएंगे कि इनसे बड़ा नालायक कोई नहीं है और हमसे बड़ा लायक कोई नहीं है। लेकिन इस लायकी और नालायकी की जंग के बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी। हमने इसी चर्चा के बीच जब ये शोर चला हुआ है तो कुछ एक शिक्षाविदों से भी बात करी और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने जो कुछ तथ्य दिए वो बहुत हैरान और परेशान करने वाले भी थे। साथ ही उन नेताओं के लिए, उन अफसरों के लिए एक बहुत बड़ा आईना भी है कि जिसमें वो खड़े होकर एक साथ खड़े हो जाए और सबको अपनी शक्लें एक साथ नजर आ जाए कि वो उस समाज के लिए कर क्या रहे हैं, जिस समाज के नाम पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं या फिर लाखों का वेतन जो है उसको ले रहे हैं। इस स्टडी के दौरान जो एक मोटे तौर पर हुई, ये कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं था, लेकिन इसके अंदर से जो दर्द निकल कर सामने आया ना, वो बहुत खतरनाक था। क्योंकि खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग ये मानने शुरू हो चुके हैं कि अब वो दौर आने वाला है जिसमें शिक्षा से अलगाव की वजहों से समाज में अलगाव पैदा हो सकता है। क्योंकि इन लोगों का ये कहना था कि आज से 10, 20, 15 साल पहले एक दौर ऐसा था कि जब पेरेंट्स पूरी एक तरह से नज़र रखते थे बच्चे की एडमिशन के ऊपर, क्योंकि उन्हें रोज़गार के लिए शिक्षा की अहमियत का पता था, क्योंकि उन्होंने भी जो रोज़गार हासिल किया था वो अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के दम पर किया था। और अब जब तमाम हालात ऐसे हैं कि घर में जो पेरेंट्स हैं वो खुद बेरोज़गार हैं, वो खुद एक तरह से जो पारंपरिक किसी तरीके से या तो खेती बाड़ी कह लीजिए या फिर दुकानों आदि पर काम करने से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, वो अब उतनी पेन लेना बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साइन करने और जमा घटाने तक का ही जो एक तरह की शैक्षणिक योग्यता है वो ज़रूरी है। क्योंकि सरकारों ने, हमारे नेताओं ने इतना ज़्यादा अलगाव पैदा कर दिया है इस शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ ही कि खुद अब कोई अपने बच्चों की केयर करता हुआ नज़र नहीं आता है। और दूसरी तरफ इन लोगों का ये भी कहना है कि जब हम फॉर्म्स को देखते हैं, बच्चों के जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो पिछले 10-15 सालों में ही जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पहुंचे हैं वो तमाम या तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। और जब उनके पास नौकरी नहीं है तो वो फिर अपने बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किस तरह से उत्साहित रहेंगे कि वो आगे पढ़ें और जाएं। अब यही शिक्षाविद ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स को जॉब मिली है या अच्छे स्तर पर वो कमा खा रहे हैं, वो ज़रूर अपने बच्चों की केयर करते हैं। वो तो यहाँ तक भी उदाहरण देते हैं कि अगर पीटीएम में बच्चों के पेरेंट्स को जिस तरह से बुलाया जाता है तो उन पढ़े लिखे पेरेंट्स जिन्हें नौकरी हासिल नहीं हुई है वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। इनका ये भी कहना है कि मौजूदा दौर में जिनके बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या ग्रहण कर चुके हैं, वो तमाम पेरेंट्स जो हैं वो पिछले 15-20 साल में ही एक तरह से अपनी जो पढ़ाई थी उसे करके निकले थे। और जब ये लोग निकले थे तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान इतने ना कॉलेजेस थे, ना इतनी पढ़ाई की व्यवस्थाएं थी जितनी अब हैं। यानी वो पढ़ने के लिए शहर, अपने गाँवों से, अपने घरों से बाहर निकले थे, बाहर जाकर उन्होंने अच्छी शिक्षा को ग्रहण किया था। लेकिन जब वो लौट कर आए तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने कौन सा ऐसा एक अपने को एहसास मिलता हुआ देखा होगा जिससे उन्हें ये लगे कि वो बाहर गए थे तो उन्होंने जो शिक्षा वहाँ पर ग्रहण की उसका फ़ायदा उन्हें यहाँ पर मिल रहा है? नहीं, कोई भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। और यही वजह है कि अब अलगाव की स्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। जो बनने के लिए आज से 15-20 साल पहले ये लोग घरों से निकले थे वो बन नहीं पाए, और घरों में रहकर जो थे वो बच नहीं पाए। तो फिर इन लोगों के हिस्से में सिवाय फ्रस्ट्रेशन के आया क्या? अब इनके आगे बच्चों के हाथ में क्या है? तो क्या सरकारों को ये समझना नहीं पड़ेगा कि आज की डेट में ये कहते हैं कि हिमाचल का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या रोज़गार का मसला जो है ये ज़रूरी नहीं है? क्या यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन ज़रूरी नहीं है? क्या आम युवाओं का आत्मनिर्भर होना ज़रूरी नहीं है?
जब भी कोई बात आती है तो सत्ता से जुड़ी हुई आत्मनिर्भरता की बात आती है। तो जिस समाज में जॉब्स ही नहीं होंगी, जिस समाज में वो ढांचा ही तैयार नहीं होगा कि ना तो सरकारों में नौकरी दी जा सके, ना तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जा सके, फिर सरकारों का फायदा क्या है? ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट पे। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पैनी नज़र रखने वाले लोगों का ये भी कहना है, और ये सबसे बड़ा खतरनाक संकेत भी है, इनका साफ कहना है कि आज की डेट में अगर बेरोजगारी का हल्ला चरम पर है तो तय मानिए कि आने वाले 15-20 सालों में जो समस्या बेरोजगारी की वजहों से निकल कर सामने आएगी वो बेरोजगारी से भी ज़्यादा घातक होगी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बगावत पर उतारू हो जाएंगे, और उनको इन हालात में लाने वाला होगा कौन? हम लोग, पेरेंट्स, आम आदमी, या फिर वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके कांधों पर ये जिम्मा है कि वो लोग आम लोगों के रोजगार के लिए कोई खास बंदोबस्त करें। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युवाओं की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस माहौल में मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि हुक्मरानों से, कि राजनेता की जो एक तरह से पदवी है आप लोगों को बहुत पसंद आती है, अफसरों को व्हाइट कॉलर जो जॉब है वो बहुत पसंद आती है, क्या कभी समाज का अफसर बनने की कोशिश की? क्या कभी राजनेता की बजाय खुद को समाज नेता का दर्जा देने के लिए कुछ किया? नहीं किया। तो ऐसे में सिरहंसी उठती है कि आने वाला समाज कैसा होगा, उसके हालात कैसे होंगे, और इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।